हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, जो स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आपका पेपर का पैटर्न किस तरीके का रहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस देखिए आपके पास देखने को मिलते हैं, क्या क्वेश्चन की वेटेज होती है और कौन कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर बच्चे एग्जाम के अंदर करके आते हैं और आप लोगों को करके नहीं आनी है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। तो सर, बात कर रहे हैं हम लोग सीए इंटरमीडिएट का जो आपका पेपर पैटर्न है किस तरीके का रहता है, और टैक्सेशन के पेपर की आज मैं आपके लोगों के साथ यहां पर बात करने वाला हूं। तो सर, जो आपका पेपर है, जैसा कि आप लोगों को पता है, टैक्सेशन का पेपर ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसके अंदर आपकी 70-30 की रेशो रहती है। 30 नंबर का देखिए आपके पास यहां पर एमसीक्यू होता है और सर 70 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर 50-50% वेटेज रहती है इनकम टैक्स और जीएसटी के बीच में। तो सर, किस तरीके का पेपर पैटर्न होता है? तो देखिए, सबसे पहले पेपर के अंदर आपका पार्ट 1 आता है, और इस पार्ट 1 के अंदर 30 नंबर के आपको एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। अब ये एमसीक्यू देखिए आपके 1 नंबर के भी हो सकते हैं, 1.5 नंबर के भी हो सकते हैं, 2 नंबर के भी हो सकते हैं, ठीक है जी, और इनको मिलाकर भी इंस्टीट्यूट बना सकता है। और यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन करने होते हैं, सारे के सारे ये जो क्वेश्चन है आपके मैंडेटरी होते हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स के जो है वो आपके 18 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, जीएसटी के आपके 12 नंबर तक के आ सकते हैं, 15-15 नंबर के देखिए क्वेश्चन आ सकते हैं। इस वेटेज के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन इंस्टीट्यूट जो है वो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट करता रहता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब सर, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं ये किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? तो देखिए, जनरली जो है यहाँ पर आपका जो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आता है वो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें 4 से 5 आपके देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक केस स्टडी के ऊपर, और ये आपका 8 से 10 नंबर के बीच में फॉल करता है। इसके बाद सिंगल देखिए आपके केस स्टडी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें एक सिंगल छोटी सी केस स्टडी बनाकर आपसे चीजें पूछी जाएंगी कि भाई बताओ यहाँ पर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगी, एग्जेम्प्टेड पोर्शन ऑफ एचआरए कितना होगा, टैक्सेबल कितना होगा, है ना, इस तरीके से। इसके साथ साथ कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिंगल केस स्टडी बेस होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके देखिए एक केस स्टडी के ऊपर होते हैं, जहां एक पूरी केस स्टडी होती है आपकी आधे एक पेज की, और उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई सर आपके एमसीक्यू पार्ट की, और इसको आपको अच्छे से करके आना है। देखिए, कोशिश करिएगा कि आप इसको जब भी करें तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, ठीक है जी। तो आपको आसानी से जो है यहाँ पर, अगर आप इस 30 में से 20 से 25 नंबर भी स्कोर कर लेते हैं तो आपके लिए देखिए पास होना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर करके आइएगा। चलिए सर, ये तो बात हो गई आपके एमसीक्यू पार्ट की। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है देखिए आपका यहां पर पार्ट 2 होता है, और ये आपका 70 मार्क्स का देखिए होता है, ठीक जी। बात करें अगर इसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं, तो यहां पर एक सेक्शन ए होता है आपका इनकम टैक्स का, और सेक्शन बी होता है आपका जीएसटी का। इनकम टैक्स का जो सेक्शन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके पास यानी कि 4 क्वेश्चन होते हैं। और यहां पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ठीक है जी। 12 से 14 नंबर और कई बार 15 नंबर तक का भी ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। और ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है सर? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल टॉपिक से आता है, जहां पर आपको देखिए 5 हेड की इनकम कंप्यूट करवा लेगा एग्जामिनर। इसके बाद वो डिडक्शंस वगैरह के बारे में पूछ लेगा, एग्जेम्प्टेड इनकम देकर आपसे चीजें पूछ लेगा, और फिर कहेगा कि टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करिए। तो इंडिविजुअल की इस तरीके से इनकम और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन का ये क्वेश्चन आपका 12 से 15 नंबर के बीच में फॉल करता है, कंपलसरी क्वेश्चन, ठीक है जी। बात करें सर अगर इसके बाद हमारे 2 से जो 4 तक के क्वेश्चन है, यानी कि ये 3 क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चनों में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन की यहां पर आप लोगों के पास चॉइस होती है, ऑप्शन अवेलेबल होता है। और ध्यान रखिएगा आपको कौन से 2 क्वेश्चन करने हैं ये अच्छे से देखकर ही करना है, ठीक है जी। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके देखिए 14 मार्क्स के होते हैं, और कई बार एग्जामिनर इन क्वेश्चन को 10 नंबर का भी बना देता है। किस तरीके से सर वो ऐसा करते हैं? ऊपर वाले क्वेश्चन में जो है वेटेज को थोड़ा बहुत अप डाउन करके सर यहां पर 10 नंबर के ये 3 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। और अगर 14 नंबर का बनाया जाता है तो जनरली देखिए 6 + 4 + 4, 7 + 7, 7 + 4 + 3, इस तरीके से आपकी वेटेज बनती है। 10 नंबर का बनता है तो 5-5 नंबर के 2 पार्ट इसके अंदर डाल दिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। इसके साथ साथ जो आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 होता है, इसके अंदर भी देखिए अगर सपोज 7 + 4 + 3 का आपका कॉम्बिनेशन बनाया या 7 + 7 का कॉम्बिनेशन बनाया, तो एग्जामिनर इस तरीके से करेगा। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर भी एक ऑप्शन आपका बनता है, जैसे कि सपोज क्वेश्चन नंबर
4 है। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट ए और पार्ट बी है, तो पार्ट बी के अंदर भी वो आपको 2 क्वेश्चन दे देगा और यहां पर आपको चॉइस मिल जाएगी। तो पार्ट बी में आपके पास एक ये और एक ये वाला क्वेश्चन रहेगा, इन दोनों में से कोई भी एक करिए, 7 नंबर आपके यहां बनते हैं और 7 नंबर आपके यहां बनते हैं। तो सर एक क्वेश्चन की आपके पास चॉइस रहती है और एक लास्ट वाला क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको पार्ट्स में भी एक चॉइस देखने को मिल जाती है। ये तो बात हो गई आपके सर इनकम टैक्स के पॉइंट से। अब हम बात करते हैं जीएसटी का। तो जीएसटी में देखिए अब आपके पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक होते हैं, क्योंकि 1 से 4 तक यहां कवर हो गए हैं, और यहां पर भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है ये कंपलसरी होता है, जहां पर इंस्टीट्यूट आपसे मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश, जीएसटी की लायबिलिटी कंप्यूट करवाता है कि बताइए कितना आप कैश में जीएसटी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे। 12 नंबर तक का आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, पहले ये क्वेश्चन 8 नंबर का हुआ करता था जब 60-40 की रेशियो होती थी, लेकिन अभी ये बढ़ा दिया गया है। ठीक है जी, इसके बाद आपके देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक होते हैं, यानी कि 6, 7, 8, इन 3 क्वेश्चनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको सर अटेम्प्ट करने होते हैं, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 की जो वेटेज रहती है सर वो 14 मार्क्स ईच रहती है, और कई बार यहां पर 10 नंबर की वेटेज भी एग्जामिनर जो है एक क्वेश्चन की दे देता है और 5-5 नंबर के 6 या 4 नंबर का कॉम्बिनेशन बनाकर देता है। तो 6 + 4 + 4, 7 + 7, 7 + 4 + 3, इस तरीके का देखिए आपको यहां पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मतलब एक पार्ट में आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे या 3 क्वेश्चन होंगे, और यहां पर इस तरीके से वेटेज जो है आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ यही बात मैंने बताई कि 10 नंबर का देखिए कई बार यहां पर इसकी वेटेज बना दी जाती है, तो 6, 4 कर दिया, 5, 5 कर दिया, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये था देखिए आपका पूरा पेपर पैटर्न किस तरीके से रहता है टैक्सेशन का, जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी को हमने कवर अप किया। अब सर मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, और वो है कि कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अक्सर एग्जाम में करके आते हैं, और हम लोग जब टेस्ट पेपर चेक करते हैं तो हमें ये गलतियां देखने को मिलती हैं। और जब बच्चे टेस्ट पेपर देखिए अपना एग्जाम देकर आते हैं, तो जब एग्जाम के पेपर्स को मंगवाते हैं कि गलतियां देखने के लिए, तो उन्हें ये गलतियां दिखाई देती हैं। तो आप ये कॉमन मिस्टेक्स मत करिएगा। तो कुछ 10 कॉमन मिस्टेक्स देखिए मैंने यहां पर आइडेंटिफाई करी हैं जो अक्सर पेपरों में देखने को मिलती हैं। आप ये गलतियां नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज कि आपने क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं और सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया है, और अक्सर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। क्यों? आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी नहीं, या जल्दबाजी में पढ़ा और कोई एक आधी एडजस्टमेंट आपसे मिस हो गई, और फिर आपने उसका देखिए इफेक्ट नहीं दिखाया, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद ही सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा अलग से मिलते भी हैं, उस 15 मिनट का कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर बताने वाला हूं। इसके बाद सर आप प्रॉपर वर्किंग नोट्स नहीं बनाते। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स डन बाय दी सीए स्टूडेंट्स, आपको वर्किंग नोट प्रॉपरली बताने हैं। सर आप अगर देखिए जैसे कि मैं जीएसटी की बात करूं, आप जो कंपलसरी क्वेश्चन है 12 नंबर का वो कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आपसे देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कंप्यूट करवाई गई है तो उसको कंप्यूट करके बताइए। अगर आप आईटीसी अलाउ कर रहे हैं, आईटीसी डिसअलाउ कर रहे हैं, या आउटपुट टैक्स निकाल रहे हैं, कुछ डिस्काउंट आप दे रहे हैं वो एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको वो चीज़ बतानी होगी नोट में कि क्यों आप ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, वर्किंग नोट्स आपको प्रॉपरली देने हैं। इसके बाद देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपका सपोज 4 नंबर का है और आपने वहां पर 4 नंबर के इस क्वेश्चन में आधा पेज ही लिखा, आपने प्रॉपरली प्रोविजंस को एक्सप्लेन नहीं करा, फैक्ट्स जो दिए थे वो नहीं बताए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना होगा, थोड़ी सी उसकी जो लेंथ है वो बढ़ानी होगी। कैसे बढ़ा सकते हैं? आप प्रोविजन लिखिए, प्रोविजन को फिर एक्सप्लेन करिए, फिर जो क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्स दिए हुए वो फैक्ट्स लिखिए, और फिर उस फैक्ट को रिलेट करिए अपने प्रोविजन से, और देन अपना कंक्लूजन दीजिए। तो बच्चे अक्सर ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन देनी है, कभी भी इनकम्प्लीट प्रोविजन नहीं लिखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपोजिशन स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आया, तो आप वहां पर 1.5 करोड़ 75 लाख, ये दोनों लिमिट्स का जिक्र करेंगे, और जब 75 लाख की लिमिट बताएंगे तो जो 8 स्टेट जहां पर ये 75 लाख की लिमिट लगती है वो भी बताएंगे विद स्टेट्स के नाम। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो प्रोविजन को आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, इनकम्प्लीट नहीं रखना। इसके साथ साथ देखिए कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि सर आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं और रेफरेंस नहीं देते एक्ट की। मैं मानता हूं कि आप लोगों को सेक्शंस याद नहीं होते हैं, कुछ सेक्शंस याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सेक्शन याद नहीं है तो कम से कम एक्ट की रेफरेंस आपको जरूर देनी है, क्योंकि बिना एक्ट की रेफरेंस दिए अगर आप कोई बात लिख रहे हैं, क्योंकि ये आपका देखिए टेक्निकल पेपर है, लॉ बेस्ड पेपर है, आप कानून के आधार पर बातें बताते हैं कि ऐसा ऐसा कहा गया है, तो किस कानून के आधार पर आप ये बात बता रहे हो? तो सर हम सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से बता रहे हैं, हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से बात बता रहे हैं, तो रेफरेंस आपको जरूर देनी है एक्ट की। ठीक है जी, और रॉन्ग रेफरेंस मत देना। जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर आपका आईजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस लगते हैं, तो वहां पर सीजीएसटी एक्ट की अगर आपने रेफरेंस दी तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो सही रेफरेंस देनी है आपको एक्ट की, सेक्शन की। ठीक है जी, गलत रेफरेंस नहीं देनी है, और अगर ना पता हो तो प्लीज एक्ट की रेफरेंस जरूर देकर आएंगे। इसके बाद सर बच्चे अक्सर एग्जाम में देखिए कंक्लूजन नहीं लिखते, उन्होंने सर
प्रोविजन लिखा, फैक्ट्स दिए हुए लिखा और कंक्लूजन को आधे अधूरे तरीके से लिखा। प्रॉपरली कंक्लूजन आपको देना है अपने पेपर के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद सर कटिंग्स और ओवर राइटिंग्स आपसे हो जाती हैं तो आप इनको अवॉइड करिए, लेकिन सर बहुत बार हो जाती है, नहीं अवॉइड कर पाते। तो देखिए सपोज अगर आपने कोई वर्ड लिखा, जैसे मैंने लिखा ABCD, ठीक जी, तो अब आप में इसकी गलती होगी तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे काटते हैं इसको। सर ऐसे ऐसे नहीं काटना, अगर आपने इस तरीके से कोई वर्ड लिखा है तो आप इसको सिंपल इस तरीके से कट करिए और आगे अपनी बात लिख दीजिए। उसके ऊपर वहां पर 5 रुपए का आपने 10 रुपए का पेन खरीदा, उसकी पूरी इंक खत्म करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी। तो कटिंग्स और ओवर राइटिंग्स को आप लोग जो है अवॉइड करेंगे जितना ज्यादा हो सके उतना, ठीक है जी। इसके साथ साथ देखिए जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन कोशिश करिएगा, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया, अब उस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं तो तीनों पार्ट्स को सीक्वेंस में करिए, ठीक है जी। कोशिश करिए कि सीक्वेंस में करिए, अगर आप अलग अलग करते हैं तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपकी खराब करता है, ठीक है जी। हाँ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं क्वेश्चन 1 पहले करूं, 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं, नहीं, उसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप एक सीक्वेंस में करिए। ये बहुत अच्छे से आपकी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करता है। कोई पार्ट नहीं आता है उसको आप जगह छोड़कर आगे मूव ऑन कर जाइए, पेज की आपके पास कमी नहीं होती है। और जो आप भी पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी सीक्वेंस प्रॉपरली दीजिए, करेक्ट तरीके से दीजिए, क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखिए। बच्चे क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली नहीं लिखते, इस तरीके से लगते हैं कि एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता, उसे ढूंढना पड़ता है कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर इसने लिखा है। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप देखिए पेपर कर रहे हैं, ठीक है जी, सपोज मैं पेपर करना स्टार्ट कर रहा हूं तो आपकी शीट कुछ इस तरीके से है, ठीक जी, इस तरीके से शीट है, तो आपने यहां लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 और यहां पर भी लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2। इन केस अगर ये वाला पार्ट आपको नहीं भी दिख रहा है एग्जामिनर को, तो यहां से देख के पता लग जाएगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 कराया और उसका ए पार्ट आपने ऐसे लिख दिया, यहां पर भी लिख दिया। तो 2 जगह आप क्वेश्चन नंबर इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि इजीली एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपने देखिए कि कौन सा क्वेश्चन किया है। आपकी प्रेजेंटेशन को इनहांस कर देता है, ठीक है जी। इसके साथ साथ हमेशा देखिए आपको यूज करना है ब्लैक पेन। आप लोग ब्लू पेन यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। बच्चे अक्सर ब्लू पेन यूज करते हैं तो ब्लू नहीं यूज करेंगे। यूज ऑफ ब्लू पेन आपकी गलती है, उसे नहीं करना है। हमेशा ब्लैक पेन यूज करेंगे आप लोग, ठीक है जी। तो ये वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो बच्चे देखिए अक्सर एग्जाम में करते हैं, आप लोगों को नहीं करनी। कोशिश करिएगा जो 15 मिनट आपको स्टार्टिंग के मिलते हैं उस 15 मिनट में ही आप मार्क कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और किस सीक्वेंस में आप उनको पहले करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं उन्हीं को सबसे पहले करिएगा, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से नहीं आते उनको एंड में करिएगा, ठीक है जी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है उस 15 मिनट के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि कौन सी ऐसी गलतियां थी जो आपको नहीं करनी है पता लग गया होगा, पेपर का पैटर्न किस तरीके से होता है ये भी आपको पता लग गया होगा और इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।